हेलो वेलकम नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आओ कुछ नया सीखो में आज के इस भाग में हम लेके आए हैं कि एलिजिबिलिटी जीएसटी पे किस तरीके से निकाली जाती है। यानी अगर आप जीएसटी भरते हैं या आपकी फर्म की जीएसटी है, आपकी कंपनी की जीएसटी है और आप उस पर अगर लोन लेना चाहें तो क्या आपको उस पर लोन मिल सकता है? जी हाँ, उस पर भी आपको लोन मिल सकता है। जरूरी नहीं कि आपका नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए, जरूरी नहीं कि आप किस तरीके की ट्रेड में या व्यापार में डील करते हैं, आप सर्विस में हैं, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं या आप मैन्युफैक्चरर हैं या आप ट्रेडर हैं, आपकी जीएसटी कितनी है, आप रेगुलर मंथली बेसिस पे जीएसटी कितनी फाइल कर रहे हैं। अब जीएसटी ये आपकी तिमाही भी हो सकती है फाइलिंग, आपकी मंथली भी हो सकती है, या फिर आपकी ये जो छमाही हमारी जो 6 महीने में जीएसटी जाती है वो भी हो सकती है। लेकिन जीएसटी के बेस पे एक्चुअल में लोन मिल कैसे सकता है और इसकी क्या अवधारणाएं है, क्यों मिला जाता है? क्योंकि लोन देने के लिए आपकी रिपेइंग कैपेसिटी देखी जाती है। हम सभी जानते हैं, मेरी पिछली वीडियो में भी आपने बहुत बार ये विषय पे हमने चर्चा की है कि लोन 2 तरीकों से दिया जाता है। पहले आपकी रिपेइंग कैपेसिटी यानी आप कितनी की ईएमआई दे सकते हैं, उसकी अवधारणा आपकी इनकम से होती है। और दूसरी धारणा है कि किस सिक्योरिटी के अगेंस्ट आपको कितना लोन मिल सकता है। यानी अगर आप सिक्योर लोन ले रहे हैं यानी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन ले रहे हैं तो उसमें आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू का कितना % आपको लोन मिल सकता है। तो इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज की ये वीडियो है जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जीएसटी अगर आप फाइल करते हैं और रेगुलर आपकी जीएसटी जा रही है, बीच में अगर टूटी नहीं है या 1 महीने का आपका गैप नहीं है, चाहे वो भले ही 0 की आपने फाइल की हो, इससे मैटर नहीं है। बात यह है कि आप जीएसटी लास्ट 12 महीने में आपने जीएसटी कितनी फाइल की या एक फाइनेंशियल ईयर में आपने जीएसटी कितनी की फाइल की, उसके बेस पे आपकी लोन की एलिजिबिलिटी निकाली जा सकती है ना। इंटरेस्टिंग विषय। तो समय व्यर्थ ना करते हुए चलते अपनी स्लाइड की तरफ और जानकारी एकत्रित करते हैं कि आओ आज कुछ नया सीखो में जीएसटी पे हम लोग किस तरीके से लोन की एलिजिबिलिटी निकालते हैं। वीडियो पे चलने से पहले एक सभी निवेदन कि प्लीज अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आपको इसी तरीके की यूजफुल और जानकारियां समय पे मिलती रहें। हर बार की बात ही इस बार भी मैं आपके प्रश्नों के जवाब लेके इस वीडियो के अंत में उपस्थित रहूंगा और आपके सवालों के जवाब देने का प्रयत्न करूंगा। तो वीडियो पे बने रहिए, अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ज्ञानवर्धक है और आप इससे अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। ऑलराइट, स्वागत है आप सभी लोगों का स्लाइड पे। अब यहाँ पे आज हम देखेंगे जीएसटी बेस एलिजिबिलिटी। इसको हम इंडस्ट्री मार्जिन एलिजिबिलिटी भी कहते हैं, काइंड ऑफ। कुछ जगह पे ये जीएसटी बेस एलिजिबिलिटी हो गई है, पहले ये इंडस्ट्री मार्जिन के रूप में जानी जाती थी। अब हमारे को यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। पहला तो ये कि अगर हम इंडस्ट्री मार्जिन में कर रहे हैं तो हमारी जो फर्म है या जो कंपनी है उसका विंटेज यानी कि उसकी जो स्टार्टिंग इनकॉर्पोरेशन है वो कम से कम 5 साल की होनी चाहिए। यानी कि वो 5 साल पुरानी फर्म या कंपनी ही होनी चाहिए, तभी हम इसको कंसीडर कर पाएंगे। दूसरी चीज ये कि हमें यहाँ पे लास्ट 12 महीने का जो जीएसटी है वो लेना पड़ता है। इररिस्पेक्टिव आप ये मत सोचिए कि वो अप्रैल से लेके मार्च तक होना चाहिए या जनवरी से लेके दिसंबर तक का। इररिस्पेक्टिव अभी जैसे इस समय हम लोग जून के महीने में हैं तो मई एंडिंग तक का जो हमारा जीएसटी है, जो मई 2023 का जो जीएसटी है वो, और उससे 12 महीने पहले का, यानी कि ऑलमोस्ट आप लेके चलिए कि जून 2022 से लेकर के और मई 2023 तक का जीएसटी हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे 2 चीजें आप देख रहे होंगे। एक तो है टर्नओवर जो कि यहाँ पे है 2,58,76,742 की, और ये जीएसटी ऑफ टोटल ऑफ करंट ईयर, यानी कि ये। अब यहाँ पे ये 2 चीजें आप देख रहे हैं, ये 2 टर्नओवर मेरे पास है। एक तो जो टर्नओवर जो मेरे को बैलेंस शीट से मिली है और एक जो टर्नओवर मेरे पास जीएसटी का टोटल आया, क्योंकि जीएसटी की जो रिसीविंग है वो भी हमारी टर्नओवर में ही कही जा सकती है, वो टर्नओवर में ही इंक्लूड होती है। अब यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स है कि अगर जीएसटी की टर्नओवर आपकी बैलेंस शीट की टर्नओवर, ये जो ऊपर वाली है ये बैलेंस शीट की टर्नओवर है, जीएसटी का 12 महीने का टोटल अगर 100% जैसे यहाँ पे आ रहा है तो ओके। अगर ये 85% ही आप देख रहे हैं, 85% से ज्यादा, यानी कि अगर यहाँ पे 2,58,00,000 है और ये जीएसटी का जो टोटल है 12 महीने का, ये इस टर्नओवर से, बैलेंस शीट की टर्नओवर से 85% से ज्यादा ही होना चाहिए। अगर यहाँ 100 रुपए की टर्नओवर हमारी बैलेंस शीट में दिख रही है तो ये 85 रुपए से ज्यादा हमारी जीएसटी की कलेक्शन दिखनी चाहिए, तो वो ओके की कैटेगरी में आएगी। अगर वो
75% से लेकर के और 85 यानी 84.99 तक है तो वो कॉशन में है, यानी कि वो यहाँ पे थोड़ा सा कॉल लेने वाली बात है। और अगर जीएसटी का कलेक्शन टोटल डिक्लेयर टर्नओवर से लेस देन 75% है तो वो नेगेटिव कहलाता है। अब हम यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे 2,58,76,742 ये जो टर्नओवर है ये हमारी बैलेंस शीट की टर्नओवर है। अब अगर मेरा जीएसटी कलेक्शन यहाँ पे 2 करोड़ ऑलमोस्ट कह सकते हैं 30 लाख फॉर एग्जांपल 2,30,42,725 रुपए होता, हाइपोथेटिकली एक सिचुएशन ले लेते हैं, तो क्या होता, तो यहाँ पे ये 89% है, अभी भी हमारा ग्रीन आ रहा है। अब मैं इसको और कम कर देता हूं, अब मैं इसको कर देता हूं 2,10,15,890 रुपए जीएसटी का जो टोटल है। तो ये देखिए यहाँ पे येलो हो गया, 81% पे आ गया। क्यों? क्योंकि ये लेस देन 85% हो गया, ये इस कैटेगरी में आ गया है 75% से 85% के बीच में। तो यहाँ पे 81% आ रहा है, तो ये क्वेश्चन प्रोफाइल में आ गया। अब सपोज कीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि लेस देन 75%, यानी कि ये 1,70,30,550 रुपए, ये देखिए ये रेड हो गया, यानी कि ये 66% कलेक्शन हम दिखा रहे हैं जीएसटी का, जबकि डिक्लेयर टर्नओवर है हमारी 2,58,00,000 और जीएसटी का जो कलेक्शन है वो 66% है। तो ये इस प्रोडक्ट में फिट नहीं होगा। ये अलग अलग बैंकों के लिए, अब यहाँ पे एनबीएफसी और बैंक में क्या होता है, जो लोग भी इस प्रोडक्ट को कर रहे हैं ये फिर इंटरनल कॉल हो जाती है कि इस पे हमें क्रेडिट से अप्रूवल लेना पड़ता है कि क्या हम ऐसे केस पे जिसकी जीएसटी कलेक्शन टर्नओवर से कम है, क्या हम ऐसे केस को फंड करें या ना करें। अब सपोज कीजिए यहाँ पे कस्टमर ने हमसे मांगे 50 लाख रुपए और यहाँ पे लोन एलिजिबिलिटी बन रही है इस हिसाब से 43 लाख रुपए, तो क्या हम दे पाएंगे? तो ये क्रेडिट की कॉल है। अब मैं वो भी आऊंगा एंड में इस पे कि किस तरीके से कॉल ली जाती है। फिलहाल ये अब हम इसको कर देते हैं कि हमारी जी जीएसटी कलेक्शन हो रही है 2,50,40,890 रुपए की, तो ये 97% कलेक्शन है। देखिए अधिकतर ट्रेड में ये देखा जाता है कि जो बैलेंस शीट में डिक्लेयर्ड टर्नओवर है और जीएसटी का जो कलेक्शन है वो बहुत रेयर केसेस में या बहुत कम केसेस में एक्यूरेट मिलता है। या तो 100% पेमेंट आपकी चेक से आ रही हो या अकाउंट में आ रही हो तब ऐसा होता है। लेकिन जिन ट्रेड्स में, जिन बिजनेसेस में कैश की इनकम, जैसे रिटेल में हो गया या कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जहाँ पे कैश इनकम भी होती है प्रोडक्ट सेल करने की और वाइट की भी होती है, यानी कि अकाउंट में भी आती है, तो ऐसे केसेस में टर्नओवर डिफरेंट होती ही होती है। उसी की ये 3 कैटेगरियां बनाई गई हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी की 75% से नीचे की जीएसटी कलेक्शन है तो हम उसको लोन ही नहीं देंगे, लेकिन अमाउंट कम कर सकते हैं, राइट। उसमें सपोज कीजिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी बन रही है, फाइनेंशियल लोन एलिजिबिलिटी 64 लाख की बन रही है, तो हम उसको 50 लाख दे दिया या 40 लाख दे दिया। ये हर एनबीएफसी या लेंडर्स की कैपेबिलिटी के ऊपर है कि वो उस पर कितना कॉल ले सकता है। इस हिसाब से तो 64 लाख बन रहा है। अब जैसे पहले जो मैंने दिखाया था, एक बार पहले की सिचुएशन में दिखाता हूँ आपको, 1,70,00,000 पे, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी बन रही है 43 लाख रुपए की। मैं ये कवर करूंगा, लेकिन मैं अभी फिलहाल आपको बता रहा हूँ 43 लाख की एलिजिबिलिटी यहाँ पे बन रही थी। अब ये क्रेडिट के ऊपर है कि वो 43 लाख देता है, 40 देता है या 25 लाख पे कहता है कि आप 25 लाख रुपए अभी ले लो, क्योंकि आप क्वेश्चन प्रोफाइल में आ रहे हो, नेगेटिव प्रोफाइल में आ रहे हो आप, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। अब हम वापस इसमें आ जाते हैं 89% वाले। तो सपोज कीजिए यहाँ पे ये जीएसटी कलेक्शन हमारी टर्नओवर है 2,58,00,000, जीएसटी कलेक्शन हमारा दिख रहा है इसमें 2,30,00,000 का। अब हर एक लैंडर्स के, देखिए मेरे पास कुछ दर्शकों ने मेरे से पूछा कि इंडस्ट्री मार्जिन की शीट क्या होती है। जब हम बैलेंस शीट खोलते हैं ना, ऑडिट रिपोर्ट खोलते हैं किसी भी कस्टमर की, तो जब हम फॉर्म 3CA 3CB या 3CD जो भी है हमारे पास अवेलेबल, उसमें जब हम लास्ट के जो पन्नों पे आते हैं तो उसमें देखते हैं कि वहाँ पे टर्नओवर लिखी होती है प्रोसीडिंग ईयर और प्रोसीडिंग लास्ट ईयर। तो उसमें हमें दिख जाता है कि हम ट्रेड का मार्जिन कितना दिखा रहे हैं। उसमें 1.89%, 1.7%, तो हर एक इंडस्ट्री मार्जिन, हर एक इंडस्ट्री का जो मार्जिन है वो अलग अलग होता है, जो हमें बैलेंस शीट से भी मिल जाता है। लेकिन हर एक लैंडर्स के पास, हर एक बैंक के पास, एनबीएफसी के पास ये लिस्ट होती है कि उनके यहाँ पे किस ट्रेड को कितना % मैक्सिमम मार्जिन दिया जा सकता है। ये ग्रॉस मार्जिन होता है। अब कैसे ये ग्रॉस मार्जिन है, देखिए 2 मार्जिन होते हैं, एक होता है नेट मार्जिन और एक होता है ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मतलब कि जो आपने 100 रुपए का माल बेचा
उसमें आपकी लागत को हटा के कितना आपको बच रहा है, उसके बाद आप उसमें से अपने खर्चे निकालते हैं, जैसे लेबर निकालते हैं और रनिंग कॉस्ट निकालते हैं, दुकान के खर्चे, ऑफिस के खर्चे। फिर उसके बाद ये सारे खर्चे, सैलरी वगैरह हटाने के बाद नेट आपके पास जो बचता है वो आपका नेट प्रॉफिट होता है इन खर्चों के बाद। वो होता है ऑलमोस्ट 0.89%, 1%, 1.2%। और ग्रॉस आपका होता है 2%, 3%, बहुत केसेस में 5%, 6%। मैंने यहाँ पे 6% फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है। 6% मैंने ग्रॉस मार्जिन ले लिया, ग्रॉस मार्जिन, नेट मार्जिन नहीं, ग्रॉस मार्जिन। अब एनुअल क्या इनकम आती है निकल के, फिर अगर मैं 6% लूँ, और 6% मैं किसका लूंगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो ये 1,38,000, ये 13,82,000 रुपए जो निकल के आए, ये एनुअल इनकम निकल के आई है। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये जीएसटी वाली जो टर्नओवर है इसका 6% लिया है, मैंने इसका टर्नओवर का नहीं लिया जो है। कुछ बैंक्स एनबीएफसीज में इन दोनों का एवरेज किया जाता है या फिर जो लो होती है उसे लिया जाता है। तो मैंने यहाँ पे लोअर वाली ले ली, यानी 2,30,00,000 वाली मैंने टर्नओवर ली और उसका 6% निकाला, तो 6% आता है हमारा 13,82,564 रुपए। अब ये एनुअल इनकम है। अब अगर मुझे एनुअल इनकम को मंथली निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, मेरी पिछली वीडियोस में मैंने बताया, इसको डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे तो यहाँ पे हमें मंथली इनकम मिल जाएगी एनुअल इनकम की जगह। तो जो कि है 13,82,000 की 1,15,000 रुपए, ये ग्रॉस मंथली इनकम है, राइट। अब अगर कोई ऑब्लिगेशन यानी कोई लोन वगैरह चल रहा है तो वो इसमें माइनस होगा। अगर कोई ईएमआई चल रही है, यहाँ पे लोन अमाउंट मत डालिएगा, यहाँ पे जो ईएमआई जा रही है वो लीजिएगा। अब यहाँ पे एक कंसर्न और आता है कि जी किसी का ओडी या सीसी चल रही है तो हम उसका इंटरेस्ट कैसे ले सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रॉपर ईएमआई तो होती नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी आपका ऑब्लिगेशन इस तरीके का होता है, जो ओडी या सीसी आपकी चल रही है, जाहिर सी बात है उसमें इंटरेस्ट वेरी करता है। कभी किसी महीने आप सपोज कीजिए 10 लाख की ओडी या सीसी ले रखी है आपने, उसका इंटरेस्ट कभी 10,000 जा रहा है, कभी 8,000 जा रहा है। ऐसे में हम लोग उसका 5% ऑब्लिगेट कर लेते हैं, यानी कि अगर 10 लाख है तो उसका 5% एज अ ऑब्लिगेशन हम लोग कंसिडर करेंगे। अब 10 लाख का 5% कितना होता है, 10 लाख का 5% होता है 50,000 रुपए। तो हम लोग वो कंसिडर करेंगे, हम उसकी ऑब्लिगेशन का 5% ही कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे ये ऑब्लिगेशन अगर किसी का ओडी या सीसी या कुछ चल रहा है तो जाहिर सी बात है वो इसमें से माइनस होगा ही होगा, राइट। अब ये 5% होता है, कुछ लोग इसको अप्रूवल बेस हटा भी देते हैं कि सर ये ओडीसीसी का है, या फिर अगर आपके पास इंटरेस्ट का लेटर आ जाए, 5% आपका ज्यादा लग रहा है अगर आपको, तो ओडी या सीसी का जो एनुअल इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आता है आप वो दे सकते हैं, जिसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मंथली इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन आ जाएगा। सपोज कीजिए आपका एक साल में आपने 1,20,000 रुपए के आसपास इंटरेस्ट पे किया, तो वो बैंक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं ओडी या सीसी अकाउंट का, तो हम उसे 12 से करेंगे तो वो हमारा महीने का उस हिसाब से दे देगा 10,000 रुपए, वो यहाँ पे हम ऐड करेंगे। अदरवाइज जो रेगुलर ईएमआई है वो तो हमारी यहाँ पे आएगी ही आएगी। मंथली इनकम आफ्टर ऑब्लिगेशन, मैंने यहाँ ऑब्लिगेशन 0 रखा है तो हमारी यही रहेगी, जो 1,15,000 है वही यहाँ पे रहेगी। अब फॉयर, फॉयर आप सभी लोगों को पता होगा, जिन दर्शकों को नहीं पता फॉयर क्या होते हैं वो मेरी पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि इनकम एलिजिबिलिटी कैसे निकालते हैं। उसमें मैंने बताया है कि फॉयर का मतलब क्या होता है। फॉयर क्या होती है, फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशो या फिक्स्ड ऑब्लिगेशन ओवर इनकम रेशो, यानी कि मैं अपनी इनकम का कितना परसेंट ईएमआई में दे सकता हूं। तो मैं यहाँ पे 65% ईएमआई दे सकता हूं अपनी टोटल इनकम का, यानी कि नेट इनकम मेरी 1,15,000 है, उसका मैं 65% तक ऑब्लिगेशन में या ईएमआई में दे सकता हूँ। तो 74,000 रुपए में अपनी ईएमआई दे सकता हूँ, जिसके लिए मैं एलिजिबल हूँ। अब इस 74,879 रुपए की जो ईएमआई मैं दे सकता हूँ, उसके हिसाब से मेरी ईएमआई पर लैख आ रही है 1,265 रुपए। 1,265 रुपए कैसे आ रही है, मेरे एक दर्शक ने पूछा था, तो मैं आपको उस पेज पे दोबारा ले चलता हूँ जहां पे मैंने ईएमआई की कैलकुलेशन निकाली है। ये 1,265 रुपए यहाँ से निकाले, देखिए ये 1,00,000 रुपए पे निकाली जाती है पर लैख की ईएमआई। यहाँ पे मैंने 15 साल का लोन लिया और 13% का मैंने इंटरेस्ट लिया, तो 1,00,000 रुपए पे 1,265 रुपए 24 पैसे, 1,00,000 रुपए पे आपको ईएमआई आती है ना। यानी 1,00,000 का लोन होगा तो 1,265 रुपए की ईएमआई 15 साल के लिए और 13% पे। अब वापस चलते हैं अपनी स्लाइड पे। तो ये 1,265 रुपए 24 पैसे की ईएमआई कैसे निकाली वो मैंने अभी आपको बताया। अब यहाँ पे मैं जब इस नेट मंथली इनकम को इससे डिवाइड कर दूंगा तो मेरी फाइनेंशियल लोन एलिजिबिलिटी आ जाएगी, यानी कि 74,879, 90, यस मैं हमेशा कंफ्यूज होता हूँ, 89,
लेट्स 89, तो 74,889 रुपीज़ को जब हम 1265 रुपये से डिवाइड करेंगे, भाग दे देंगे, तो हमारी लोन एलिजिबिलिटी आ जाती है। यानी कि इस इनकम के हिसाब से मैं इस कस्टमर को 59,18,935 रुपए का लोन दे सकता हूँ, शेष 59 लाख का लोन मिल सकता है। अब इस 59 लाख के लोन पे ईएमआई कितनी जाएगी? जाहिर सी बात है, जब ये इतनी, अब अगर मैं लोन अमाउंट इसका कम करूंगा तो ईएमआई कम भी हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी आ गई 59 लैक्स की। क्या मैं इसे फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी को 59 लाख दे सकता हूँ? नहीं। कम टू द प्रॉपर्टी पॉइंट, अब हम प्रॉपर्टी के हिसाब से भी देख लेते हैं। अब एलटीवी मैंने दिया नहीं, लोन टू वैल्यू। अब अगर किसी दर्शक ने लोन टू वैल्यू के बारे में जानकारी एकत्रित करना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियोस में एलिजिबिलिटी में आपको मिल जाएगा कि एलटीवी क्या होती है। एलटीवी वो वैल्यू होती है जिसके अगेंस्ट लोन मिलता है प्रॉपर्टी पे। यानी अगर आपकी प्रॉपर्टी 100 रुपए की है तो मैं एलटीवी 70% दे रहा हूँ, यानी मैं 70% तक लोन दे सकता हूँ, यानी कि 100 रुपए की प्रॉपर्टी पे 70 रुपए तक का लोन मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 करोड़ की मार्केट वैल्यू मैंने रखी है, इसका 70% होता है 70 लाख। अब यहाँ पे दो चीजें देखनी है, ईदर ऑफ लो, यानी कि इनमें से जो भी कम होगा, यानी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी में से और प्रॉपर्टी की जो एलटीवी है उसमें से ईदर जो भी कम होगा वो आपकी कंसिडरेबल लोन अमाउंट होगा। अगर मैं इसको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी की वैल्यू है और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कि मैं 50% से ज्यादा दे ही नहीं सकता, तो अब आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे 50 लाख आ रहा है, क्यों? क्योंकि 50% 1 करोड़ का 50 लाख ही होता है और मेरी एलटीवी की रिस्ट्रिक्शन 50% है। अब 59 लैक्स मेरी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी है, लेकिन मैं 9 लाख नहीं दूंगा, मैं 50 लाख ही दूंगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू आ जाती है फोर्थ से 55 लाख, तो मैं 27 लाख का लोन दे सकता हूँ। फिर मैं क्या करूंगा कि लोन की रिक्वायरमेंट तो ज्यादा है, आप 60 लाख के एलिजिबल हैं ऑलमोस्ट, तो मैं यहाँ पे इसको 65% तक लोन को लेके बढ़ा सकता हूँ। लेकिन फिर भी 65% तक से ज्यादा जाना किसी के लिए भी श्रेय नहीं रहेगा, क्योंकि बैंक उसको रिस्क समझते हैं। 65% मार्केट वैल्यू का प्रॉपर्टी का आगे जाना, तो हम यहाँ पे 35,75,000 रुपए तक का लोन इन्हें दे सकते हैं। तो इस तरीके से ईदर ऑफ एनीथिंग, ईदर ऑफ लो अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी, यानी कि फाइनेंशियल लोन एलिजिबिलिटी जो जितनी आ रही है, और जो प्रॉपर्टी की वैल्यू यानी कि 35,75,000 रुपए, 65% एलटीवी 55 लाख रुपए की वैल्यू पे, इनमें से यानी कि 35,75,000 में से और 59 लाख में से जो कम होगा वही आपकी लोन वैल्यू होगी। यानी कि यहाँ पे ये आपकी प्रॉपर्टी के हिसाब से इतना लोन ही मिल पाएगा। अगर ये यहाँ पे 1 करोड़ होती तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे 1 करोड़ कर देते हैं, 1 करोड़ की वैल्यू पे आपको उतना लोन मिल जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे 65 लाख तक दे सकता हूँ इस प्रॉपर्टी के हिसाब से आपको लोन। लेकिन आपकी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी आपको 59 लाख अलाउ कर रही है, तो 59 लाख तक का ही लोन यहाँ पे आएगा। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम इंडस्ट्री मार्जिन या जीएसटी बेस्ड एलिजिबिलिटी निकालते हैं। किसी भी तरीके की कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, मैं उसका जवाब देने का पूरा कोशिश करूंगा कि किस तरीके से हम लोग जो जीएसटी बेस्ड एलिजिबिलिटी है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये वो सारी जानकारियां थी जो मैं आपके लिए लेके आया कि किस तरीके से हम जीएसटी के थ्रू, यानी जीएसटी रिटर्न के थ्रू हम आपकी लोन की एलिजिबिलिटी को निर्धारित कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए अब बहुत सारे तरीके आ गए हैं, या पहले इतने तरीके नहीं थे। अगर आज से मैं 15 साल पहले की बात करूं या 20 साल पहले की, तब भी लोन दिए जाते थे, लेकिन तब इतने तरीकों से लोन नहीं बनाया जा सकता था। तब सिंपल हम लोग सिर्फ आईटीआर या नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट पे बनाया जाता था। लेकिन समय की जैसी जैसी आवश्यकताएं बदलती गई, जैसे ऐसे तरीके बदलते गए, इनकम टैक्स, इन सब के बाद अब नए नए तरीके आ गए कि हम किस तरीके से इनकम कमाने के, जब तरीके बदल गए तो इनकम एक्सेस करने के भी तरीके बैंक को बदलने पड़े। जीएसटी और टर्नओवर, ये दो तरीके कैसे हैं जिन्हें आप एक ही तरीके से देख सकते हैं। पहले पुरातन समय में, ये आप कह सकते हैं 15 या 20 साल पहले, जब इनकम एलिजिबिलिटी का जो टर्नओवर वाला मेथड था, उसमें हम लोग टोटल टर्नओवर निकालते थे, जो कि आपकी ऑडिटेड होनी चाहिए होती है, कि आपकी बैलेंस शीट ऑडिटेड हो, आपकी लास्ट 2 साल की जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से ऊपर हो या 2 करोड़ से ऊपर की होनी चाहिए। ये कुछ पहले के तरीके थे जिस तरीके से हम लोग टर्नओवर बेसिस पे एलिजिबिलिटी निकालते थे। आज वो वक्त के साथ बदल गया है तरीका। आज एलिजिबिलिटी अगर हम टर्नओवर पे निकालते हैं तो सीधा जीएसटी बेस निकालते हैं, कि जीएसटी, क्योंकि वो एक हर एक व्यक्ति के लिए मैंडेट है। अगर कोई व्यक्ति सेल्फ एम्प्लॉयड है और वो या तो मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है या फिर वो सर्विस प्रोवाइडर है, तो जीएसटी तो वो जरूर फाइल कर रहा है।
तो जीएसटी में उसकी टर्नओवर कितनी आ रही है वो वाइट की हमें पता लग जाती है। पहले एक तरीका और था कि जो टर्नओवर होती थी, जब हम उसको बैलेंस शीट से निकालते थे या आपके प्रॉफिट एंड लॉस से जब हम लेते थे, जो पुराना तरीका है उसमें आप सेल्फ डिक्लेयर की कुछ जो टर्नओवर थी वो भी आप उसमें एक्सेस करते थे। सपोज कीजिए कि आपकी बैंकिंग में टर्नओवर 1.5 करोड़ की आ रही है ट्रांजैक्शन, लेकिन एक्चुअल में वो ट्रांजैक्शन जो आपकी टर्नओवर की है वो 2.5-3 करोड़ या 3 करोड़ भी है, तो वो एक 1.5 करोड़ तो आपको दिखाना ही है क्योंकि वो आपकी बैंकिंग में या वाइट में आ रही है। लेकिन बाकी 1.5 या 2 करोड़ ये इनकम टैक्स फाइल करने वाले के ऊपर इच्छा पे भी होता था कि वो सारी की सारी टर्नओवर दिखाना चाहता भी है या फिर वो सिर्फ जितनी वाइट की आ रही है उतनी ही दिखाना चाहता है। लेकिन जीएसटी में तो सारी की सारी आपकी जो ट्रांजैक्शन जेन्युइन है वही कैप्चर होंगी। अब हम चलते हैं कि आपके सवालों के तरफ, और पहला एक सवाल आया था कि एक दर्शक हैं PSB8898 जिनकी आईडी से एक सवाल आया है कि मेरा टाटा से कमर्शियल व्हीकल के लिए लोन अप्रूव्ड हुआ, उसके बाद लोन डिसबर्समेंट नहीं हुआ, कब तक होगा? 1 महीना हो गया, पैसा रोक दिया है, बोल रहे हैं कि 10 दिन का टाइम लगेगा। देखिए, कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस में ना बहुत सारी कुछ टेक्निकलिटीज़ आती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की भी डायरेक्शंस होती हैं। कई बार लोन या कमर्शियल व्हीकल की जो डिसबर्समेंट है वो स्टेट डायरेक्टिव्स भी हो जाती है कि कितने कमर्शियल व्हीकल्स को हमने फाइनेंस करना है, कितने सड़कों पे। हालांकि ये बहुत नॉमिनल सी चीज़ है, लेकिन ऐसा होता नहीं कि वो फंड्स को रोक दे। जरूर कुछ टेक्निकलिटीज़ में कुछ बात आई होगी। आप एक बार बैंक के उस अधिकारी से जरूर संपर्क में रहिए या जिस ब्रांच से आप करा रहे हैं उनसे जरूर संपर्क में रहिए, क्योंकि टाटा जैसी कंपनी जब लोन देती है तो उसमें ऐसा कोई वो सारी चीज़ें पहले से ही मालूमात करके चलते हैं, सारी चीज़ें पहले से ही प्री एज्यूम करके प्री डिटरमाइन करके चलते हैं, तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। आप एक बार उस व्यक्ति से, उस अधिकारी से, बैंक के उससे बात करिए कि वो किस वजह से ये अड़चन आ रही है कि 10 दिन लगेंगे। आई होप अब तक ये आपका मैटर सॉल्व भी हो चुका हो। लेकिन उन दर्शकों के लिए जिनके लोन चल रहे हैं या उन्हें बैंक अधिकारी बोलते हैं कि 10 दिन लगेंगे, तो ये मान के चलिए कि वो इंटरनल प्रोसेस जरूर हो सकता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो आपसे मांग लेंगे, अदरवाइज वो एक इंटरनल प्रोसेस में देर हो सकती है और कोई वजह नहीं। एक नए दर्शक अनिल जी ये सवाल कर रहे हैं कि सर गुड मॉर्निंग, मेरा बैंक ऑफ इंडिया में लोन सैंक्शन हो गया, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट भी हैं, सैंक्शन लेटर भी, बट अकाउंट में डिसबर्समेंट नहीं हुआ, मैं क्या करूं सर, प्लीज़ हेल्प मी। देखिए, बैंक ऑफ इंडिया से आपका अगर लोन हो गया तो आपको उसकी ब्रांच में जाना पड़ेगा, क्योंकि पीएसयू बैंक में क्या होता है कि आपको ब्रांच विजिट करनी पड़ती है। आप एक बार ब्रांच में जाइए, अगर आपके पास सैंक्शन लेटर या एप्लीकेशन नंबर है तो आप उस एप्लीकेशन नंबर के थ्रू ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। वहाँ से आपको निश्चित रूप से आपको ये पूरी जानकारी मिल जाएगी। बैंक ऑफिसर से मिले, उनके सीनियर से मिले, ब्रांच मैनेजर से मिले कि एक्चुअल में आपके लोन में किस तरीके की अड़चन आई हुई है कि उन्होंने अभी तक डिसबर्समेंट नहीं किया। सैंक्शन हो गया तो सैंक्शन के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। आप प्राइवेट बैंक में हो सकता है कि डॉक्यूमेंट, लेकिन सरकारी बैंक में क्या होता है कि लॉगिन के टाइम पे इतने डॉक्यूमेंट वो लोग प्रोसेस कर लेते हैं कि सैंक्शन और सैंक्शन के बाद तो फिर एक नॉर्मल सी एक फॉर्मेलिटी रह जाती है। बड़ी आसानी से डिसबर्समेंट सरकारी बैंकों में हो जाता है सैंक्शन होने के बाद। मेरे एक दर्शक ने पूछा है कि ई नैच के बारे में बताइए, नैच मैंडेट रजिस्ट्रेशन फॉर ऑटो डेबिट प्रोसेस। देखिए, आरबीआई की इंस्ट्रक्शन है कि जब भी कोई लोन होता है उसकी रीपेमेंट ई नैच के थ्रू या नैच रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही की जाती है। चाहे आप वो ऑनलाइन ऐप के थ्रू लें, मैनुअल प्रोसेस से लें, या किसी भी बैंक से जब आप लेते हैं तो आपको ई नैच जो नेशनल ई रजिस्ट्रेशन सिस्टम है उसके लिए पूरी एक मैं वीडियो बाकायदा मैं बना रहा हूँ। उसके लिए पूरी जानकारी मैं एकत्रित करके आपके सामने जल्द लेके आऊँगा, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा विषय है ई नैच का। अब पहले की तरह 3 स्लिप होती थी, जिन्होंने लोगों ने लोन लिया उन्हें पता होगा कि पहले 3 स्लिप के साथ एक साइन करने होते थे, वो सिग्नेचर वेरीफाइड होने जाते थे। आजकल प्रोसेस सारा डिजिटल हो गया है। उसमें आपको ई नेट रजिस्ट्रेशन करना होता है अपने डेबिट कार्ड के थ्रू, और आपके पास जो पासवर्ड आता है तो मतलब आपका नंबर भी वेरीफाइड हो जाता है उसके थ्रू। तो बहुत सारे प्रोसेस हैं, उसी 5 मिनट के अंदर आप कर सकते हैं अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो ई नेट रजिस्ट्रेशन मैंडेट प्रोसेस जो रजिस्ट्रेशन का करने का होता है वो जरूरी होता है। अगर आपकी ईएमआई 2000 की या 3000 की है तो वो 10,000 रुपये का ई नेच होता है, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 ईएमआई, उससे थोड़ा सा ज़्यादा। क्योंकि अगर इन केस ऑफ बाउंस, अगर कोई ईएमआई आपकी बाउंस होती है तो बैंक 3 ईएमआई के बाद तक का वो एक बल्क में सिक्योरिटी अमाउंट उसमें ई नेच में रजिस्ट्रेशन करते हैं। ई नेच रजिस्ट्रेशन में वो मैक्सिमम अमाउंट पे आपसे साइन कराते हैं कि अगर मंथली अगर उनको डालना पड़ा तो 10,000 रुपये, अगर आपकी ईएमआई 2,000 रुपये है या 3,000 रुपये तो 10,000 रुपये, अगर आपकी ईएमआई 700 रुपये, 800 रुपये तो 5,000 रुपये, ऐसे कुछ एक लमसम वो एक अमाउंट लेके चलते हैं।
इसके बारे में एक पूरी बृहद वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊँगा बहुत जल्द, जिससे आपको ई नेच के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ये थी वो सारी जानकारियाँ जो मैं आज आपके पास इस वीडियो के माध्यम से लेके आया है। होप कि ये सारी जानकारियाँ, ये सारे तथ्य आपको अच्छे लगे होंगे, ज्ञानवर्धक लगे होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर बने रहिए। बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरीके के यूजफुल कंटेंट जानकारियाँ समय पर मिलती रहे। तो अगली वीडियो में जल्द मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत होऊंगा एक नए विषय के साथ, एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।